अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 44 की शुरुआत में हम देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन और शमसा तीरंदाजी में मसरूफ होते हैं। हर गुजरते लम्हे के बाद शमसा का निशाना बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आपको थोड़ी मजीद मशक करने की जरूरत है। शमसा कहती है, अपनी तमाम तर मसरूफियात के दौरान मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आप अगली बार क्या सीखेंगी? घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना। शमसा हंसते हुए कहती है, शायद उसका भी वक्त आ जाए, लेकिन अगली बार जब से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी माँ मुसलमान थी, मेरा दिमाग उलझ कर रह गया है और मैं इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती। अगर ये आपके लिए मुनासिब हो तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरी माँ को किस चीज ने मुसलमान बनने पर कायल किया था। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन मुस्कुरा देते हैं। उधर हम देखते हैं सराय में राकीफ कुछ ताजरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। एक ताजिर उससे कहता है, आपके साथ तिजारत करना हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। फिर दूसरा कहता है, वेंस में वो आपको बादशाह राकीफ के नाम से पुकारते हैं। तो जौहर कहता है, वो जो कहते हैं सच कहते हैं, ये ताजरों के बादशाह हैं। राकीफ कहता है, मैं सिर्फ उतना ही बड़ा बादशाह हूँ जितना बड़ा मेरा फरोख्तशुदा माल से मेरा मुनाफा होता है। अब चलो काम की बात करते हैं। ताजिर पूछता है, कैरिक में शक्कर की मिकदार कुल मिलाकर कितनी है? उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन नमाज अदा कर रहे होते हैं। वो नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं तो खलील वहाँ आता है और एक चिट्ठी उन्हें देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद वजीर सलाहुद्दीन खुश होते हुए कहते हैं, हर दिन हमारे लिए खुशियों का बाइस हो। गन्ना राख में बदल गया है और गुलाम सही सलामत अपने मकाम पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर खलील भी बहुत खुश होता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए बैलियन मार्कोस से कहता है, ये मुलाकात एबलिन की तकदीर बदल देगी मार्कोस। उन्हें ये सोचने दो कि मैं मर गया हूँ। वो दोबारा एबलिन के नए कौंत का इंतखाब करेंगे। ये कहते साथ ही बैलियन उस लम्हे को याद करता है जब वो गार के अंदर बारूद उंडेल रहा था और बारूद डालने के बाद जब वो आगे बढ़ा था तो बाहर से आग आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी। पीछे पलटते साथ ही उसे एक और रास्ता दिखाई दिया था जिसमें से वो एकदम भाग गया था। इस ख्याल के बाद बैलियन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। सराय में ताजर राकीफ से कहता है, क्या आपने जो कीमत बताई थी वो ज्यादा नहीं है? तो राकीफ कहता है, तुम कैरिक में मौजूद सारी फसलें लोगे, उस मुनाफे के बारे में सोचो जो तुम उन्हें बेचकर हासिल करोगे। ये सुनकर ताजिर कहता है, चलिए फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। इसलिए राकीफ का आदमी उसे खत ला कर देता है और साथ में उसके कान में कुछ कहता है, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद राकीफ को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो ताजरों पर जाहिर नहीं करता और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन ने मुझे अपने पास बुलाया है। जौहर कहता है, फिर तो आपको उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। इसी के साथ राकीफ खड़ा हो जाता है और ताजरों से कहता है, तुम जौहर से तफसील में बात कर सकते हो। फिर जौहर के कान में कुछ कहकर चला जाता है। कुछ में अमार लेक चातलियन से कहता है, चातलियन मैं परेशान हूँ कि तुमने हम सबको क्या बात करने के लिए इकट्ठा किया है। तो चातलियन सबको मुखातिब होकर कहता है, मैं आपके लिए कैरिक से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती यहाँ तक कि एक नायाब तोहफा लाया हूँ। ये कहते साथ ही वो एक डिब्बा खोलता है जिसमें राख होती है। लॉर्ड गाय उससे पूछता है, ये राख किस चीज की है चातलियन? तो चातलियन कहता है, राख से राख, खाक से खाक, एबलेन का कौंत बैलियन, अब सिर्फ उसकी राख ही बाकी बची है। ये सुनते साथ ही सबीला और विलियम को बहुत दुख होता है और सबीला कहती है, नहीं ये नामुमकिन है। फिर चातली उनको दबोचते हुए कहती है, तुम कातिल हो, तुम सब कातिल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम सबके सब कातिल हो। कायरा में राकीफ वजीर के पास आता है और उनसे कहता है, आपने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा था। हर चीज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बहुत अहम तिजारती मुआहदा किया है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आपने क्या बेचा और बदले में क्या मिला? तो राकीफ कहता है, बहुत सी चीजें। तो ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपने जो बेचा है वो अगर कैरिक के गारों में पाई जाने वाली शक्कर है तो उससे अपनी उम्मीदें तोड़ दें, क्योंकि मैंने उसे तबाह कर दिया है। ये सुनकर राकीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये सब आपने क्यों किया है? क्या आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं मालूम। मगर वजीर सलाहुद्दीन उसे वही खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, और वो फसलें काटने के लिए जो तुम जिन गुलामों पर जुल्म करते थे वो भी अब तुम्हारे नहीं रहे ताजिर राकीफ। उधर हम दूसरी जानब कारातिगन को देखते हैं जो हिसाब किताब में लगा होता है और काफी उलझा हुआ दिखाई देता है और दोनों हाथों से काम में मसरूफ होता है। ये भी हो गया है, ये सब्जी के सौदागरों के लिए है, बल्कि नहीं, ये सब्जी के सौदागरों के लिए नहीं है, हाँ ये सब्जी के सौदागरों के लिए ही है, और ये जेवरात के सौदागरों के लिए है। जेवरात के सौदागरों के लिए? तुमने इसे सब्जी के सौदागरों के लिए मुख्तस किया था कारातिगन, चलो खुद को तुम्हें थोड़ा संभालना होगा। ये जेवरात सौदागरों के लिए है, ये जेवरात के सौदागरों के लिए है, और ये ऊँटों के सौदागरों के लिए है, ये सब्जी के सौदागरों के लिए है। ये मेरा है? नहीं ये मेरा नहीं है, इसमें तो कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं इन सबको कैसे लिखूंगा? ये मुझसे फिर से गड़बड़ हो गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। वो कागज उलटते पुलटते हुए कहता है, वो बहुत ज्यादा मसरूफ दिखाई देता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मैं इस गंदगी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं यहाँ तहसीलदार बनकर आया था, लेकिन देखो मैं क्लर्क बनकर रह गया हूँ। फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अपने दिमाग को जरा ठिकाने पर लाओ कारातिगन, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर गुस्से से कहता है, नहीं इस तहसीलदारी में पैसे
जमा करना अच्छी बात है, लेकिन मेरा इस हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है। काश कोई आकर यहाँ पे ये सारा काम संभाल ले। इसलिए में उर्फा और एतसीज वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर कारातिगन कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। उर्फा ये तुम ले लो, और इदरीस ये तुम ले लो, और एतसीज तुम ये ले लो। अब इन तमाम लोगों की तारीख के मुताबिक दर्जा बंदी कर दो। मगर उर्फा वापस फेंकते हुए कहता है, जरा रुको तो सही कारातिगन, हमें सांस लेने दो। इसलिए में जौहर वहाँ आता है, जिसे देखकर कारातिगन कहता है, तुम बहुत बदसूरत आदमी हो, तुम यहाँ की बरकतों को अपनी नहुसत से खत्म कर दोगे, जाओ यहाँ से चले जाओ। एतसीज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाबन जौहर कहता है, खलीफा हजरत के हुक्म से आया हूँ, मैं सरबरा तहसीलदार को देखने आया हूँ। खलीफा का खजाना वजीर के महल में मुंतकिल हो जाए, उसके लिए आपको महल में आना होगा। ये सुनकर कारातिगन बहुत खुश होता है और कहता है, तो वो सरबरा तहसीलदार से मिलना चाहता है, चलो अब गुम हो जाओ। ये सुनते साथ ही गौहर चला जाता है और कारातिगन कहता है, चलो चलो जाकर इसे हासिल करते हैं, तुम भी आ जाओ, हमें मुंतकली के लिए मर्दों की जरूरत होगी। ये कहते सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन राकीफ से कहते हैं, तुमने मिस्र में जो नाइंसाफी का पहिया कायम किया था, वो अब उल्टी सिमत में चलना शुरू हो गया है। अब यहाँ कारोबार पहले की तरह नहीं चलेगा। जुल्मत के बजाय अब नूर के उजाले फिर से फैलना शुरू हो जाएंगे। और तुम ताजिर राकीफ, अगर तुम इस दौर में अपनी हैसियत बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बैत करनी होगी, और अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरी बैत नहीं करोगे तो जान लो कि जिस तरह मैंने तुम्हारा माल बर्बाद किया है, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा ताजिर राकीफ। उधर बैलियन सुल्तान से कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने सामने पेश होने का मौका दिया है सुल्तान नूरुद्दीन। तो इस्फियानी कहते हैं, सलाहुद्दीन के तवस्सुत से कोई ऐसा दरवाजा नहीं जो खोला ना जा सके। सुल्तान कहते हैं, तुमने एबलेन का इंतजाम संभाल लिया है, वहाँ लोगों में मुसलमान भी होंगे, हमारे लिए ये जरूरी है कि तुम इंसाफ के साथ फैसला करो। जवाब में बैलियन कहता है, मैंने जो वादा किया था मैं इंसाफ के साथ इन्हिराफ नहीं करूंगा, और मेरा ये वादा रब से था, ना कि किसी बंदे से। सुल्तान पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बैलियन कहता है, मैं आपसे वो चीज मांगने आया हूँ जिससे मुझे मेरे बादशाह ने महरूम रखा है। ये सब सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कायरा में जौहर कारातिगन और बाकियों को उस कमरे में लेकर आता है जहाँ पर खलीफा ने सोना और जेवरात रखे होते हैं। माल देखते साथ ही कारातिगन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहता है, ये देखो, मैं इसी को गनीमत जमा करना कहता हूँ। इदरीस कहता है, इसे ले जाना मुश्किल होगा, खलीफा के सिपाहियों से कहो कि मदद करें आकर। मगर कारातिगन कहता है, आप जो सोच रहे हैं इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम सब ये खुद ले जाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो हम सब बार बार आएंगे और उठा कर ले जाएंगे। फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, वो बदसूरत, लेकिन जौहर वहाँ मौजूद नहीं होता। ये देखकर कारातिगन कहता है, वो यहाँ से चला गया, चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। मगर इसलिए में खलीफा वहाँ पर सिपाहियों के साथ दाखिल होता है और गुस्से से कहता है, तुम सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कारातिगन कहता है, अरे इसे तो देखो जरा, क्या ये अपना दिमाग खो बैठा है? अरे सुनो खलीफा, क्या तुमने हमें दावत नहीं दी? तो खलीफा कहता है, मेरे महल से फौरन यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने खजाने का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ये सुनकर कारातिगन और वजीर सलाहुद्दीन के तमाम सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानिब वजीर सलाहुद्दीन अपना बैत करवाने के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो काजी फाजल राकीफ से कहते हैं, अपनी लालच की वजह से खुद को कुर्बान मत कर देना राकीफ, अपना फैसला कर लो। कुछ देर सोचने के बाद राकीफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और ताजिर अपना नुकसान लिख लेते हैं, लेकिन हिसाब अपना चुकाने के लिए वो एक दिन जरूर वापस आते हैं। ये कहते साथ ही वो जैसे ही हाथ चूमने लगता है, बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। तो राकीफ कहता है, बाहर से आवाजें आ रही हैं वजीर हजरत, क्या आपको सुनाई नहीं दे रही? वजीर सलाहुद्दीन उठकर खिड़की के पास आते हैं तो खलीफा के महल से धुआं उठ रहा होता है। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन के मुंह से निकलता है, खलीफा का महल। जौबन राकीफ कहता है, आप ही तो हैं जिन्होंने महल को जलाया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।